आज हम बात करने वाले हैं बेगू किसान आंदोलन के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसमें विरोध है, उम्मीद है और फिर एक गहरा विश्वासघात। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठती है तो क्या-क्या हो सकता है। तो चलिए इस कहानी को एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी वजह होती हैं या वो कौन सा एक पल होता है जो किसी भी समुदाय को टूटने की कगार पर ला खड़ा करता है। इसी सवाल का जवाब हमें 1920 के दशक की शुरुआत में मेवाड़ रियासत में मिलता है। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि इस विद्रोह के बीज कहां से पड़े। बेगू के किसानों पर आखिर ऐसा क्या बोझ था जो असहनीय हो गया था। वहां के किसान, जिनमें ज्यादातर धाकड़ जाति के लोग थे, वो कई तरह की दमनकारी नीतियों से परेशान थे। एक तो जमीन का लगान बहुत ज्यादा था, ऊपर से लाटा कूटा जैसी व्यवस्था थी। मतलब अधिकारी आते और मनमाने ढंग से फसल का हिस्सा तय कर लेते थे। और तो और बेगार प्रथा भी थी, यानी जबरदस्ती बिना मजदूरी के काम करवाना। इन सब के अलावा भी बहुत सारे टैक्स थे। और जब मैं कह रहा हूं बहुत सारे टैक्स, तो इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 53। जी हां, किसानों पर एक दो नहीं बल्कि 53 अलग अलग तरह के कर लगाए गए थे। सोचकर देखिए, कमाई का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ इन करों को भरने में ही चला जाता होगा। अब ऐसे हालातों में किसान चुप तो नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में एकजुट होना शुरू किया। यहीं से उनके हक की लड़ाई, उनका आंदोलन सही मायनों में शुरू हुआ। और इस आंदोलन का असर भी हुआ। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो किसी ने सोचा नहीं था। एक उम्मीद की किरण जगी साल 1922 में। ये वाकई में चौंकाने वाली बात थी। 1922 में बेगू के जो स्थानीय सामंत थे, अनूप सिंह चुंडावत, उन्होंने किसानों की मांगें मान ली। उन्होंने किसानों के साथ बैठकर एक शांतिपूर्ण समझौता कर लिया। ये आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, एक उम्मीद का पल। लेकिन ये जीत और शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब इस मामले में एक बड़ी ताकत यानी मेवाड़ रियासत दखल देने वाली थी। मेवाड़ रियासत को किसानों और स्थानीय सामंत के बीच हुआ यह समझौता बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, इस पूरे आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने एक अधिकारी को भेजा जिसका नाम था ट्रेंच। ट्रेंच ने आते ही एक बहुत खतरनाक चाल चली। उसने किसानों के इस समझौते को एक नाम दिया, बोल्शेविक समझौता। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक इल्जाम था जो पूरे आंदोलन को बदनाम करने और उसे देशद्रोही ठहराने के लिए लगाया गया था। तो ये बोल्शेविक शब्द आया कहां से? दरअसल ये 1917 की रूसी क्रांति से जुड़ा था। तो सोचिए, रणनीति कितनी साफ थी। एक स्थानीय जमीनी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट क्रांति से जोड़ दो। ऐसा करके राज्य अपनी किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई को सही ठहरा सकता था। और फिर वो दिन आया जिसने इस आंदोलन का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। बात अब सिर्फ राजनीतिक विवाद की नहीं रही। हम बात कर रहे हैं 13 जुलाई 1923 की और गोविंदपुरा में हुए नरसंहार की। गोविंदपुरा गांव में किसान शांति से एक सभा कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, और तभी ट्रेंच ने अपनी सेना को उन निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीबारी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। 2 किसान, रूपा जी और कृपा जी, इस घटना में शहीद हो गए। ये नाम इस आंदोलन के बलिदान का प्रतीक बन गए। गोविंदपुरा की इस हिंसक घटना के बाद बेगू में जो एक संगठित विरोध था वो टूटने लगा। यहीं से इस आंदोलन के दमन की शुरुआत हुई। अगर हम 1923 के घटनाक्रम को देखें तो पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। साल की शुरुआत में ट्रेंच बेगून पहुंचता है। 13 जुलाई को गोविंदपुरा नरसंहार होता है और फिर बस कुछ ही महीनों बाद 10 सितंबर को आंदोलन के एक और बड़े नेता विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी एक तरह से इस आंदोलन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। इसके साथ ही बेगू किसान आंदोलन लगभग खत्म हो गया। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक जीत असल में जीत कब नहीं होती। किसानों ने एक समझौता किया था, एक जीत हासिल की थी, लेकिन कैसे एक बड़ी ताकत ने उस सम्मान से किए गए समझौते को ही खत्म कर दिया। ये सोचने वाली बात है।